अच्छा, मेरा स्टेशन आ गया है। मैं चलता हूं। ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर उन्होंने अपना बैग उठाया और ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे तक पहुंच गए। मैं अवाक हो उनका सीट से उठना और दरवाजे की ओर जाना देख रहा था। इतने समय का साथ और उनसे बातचीत का दौर अब अंतिम पड़ाव पर था। रेलगाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे कम होती गई और वारंगल स्टेशन का प्लेटफॉर्म आ गया। ट्रेन के रुकते ही उन्होंने मुझे एक बार देखा और एक मधुर मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर उतर गए। मेरी नजर उनका पीछा करती रही, पर कुछ ही क्षणों में वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। रेलगाड़ी कुछ समय के पश्चात सीटी बजाने के बाद चलने लगी और फिर उसने गति पकड़ ली। मैं बीते हुए समय के भंवर से बाहर आया और अपने आसपास देखा। कुछ नहीं बदला था, बस वो नहीं थे जो पिछले 9-10 घंटे से मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक मुझे उनके बैठे हुए स्थान से भीनी भीनी सी खुशबू का एक झोंका आता हुआ प्रतीत हुआ। मैंने आश्चर्य से एक स्लीपर क्लास रेलगाड़ी के डब्बे में फैली खाने की गंध, टॉयलेट से आती बदबू और सहयात्रियों के पसीने की बदबू की जगह एक भीनी भीनी सी महक का एहसास किया और मेरा मन प्रसन्न हो गया। परंतु मेरे जहन में सवाल यह था कि इस बदबू भरे वातावरण में यह भीनी भीनी खुशबू कैसे फैली। ये जानने के लिए आपको मेरे साथ 10 घंटे पहले के क्षणों में जाना होगा। मैं चेन्नई में कार्यरत था और मेरा पैतृक घर भोपाल में था। अचानक घर से पिताजी का फोन आया था कि तुरंत घर चले आओ, कोई अत्यंत आवश्यक कार्य है। मैं आनन फानन में रेलवे स्टेशन पहुंचा और तत्काल रिजर्वेशन की कोशिश की, परंतु गर्मी की छुट्टियां होने के कारण ट्रेन में एक भी सीट उपलब्ध नहीं थी। सामने प्लेटफॉर्म पर जीटी एक्सप्रेस खड़ी थी और उसमें भी बैठने की जगह नहीं थी, परंतु अब कोई और चारा भी नहीं था। घर तो कैसे भी जाना ही था। मैं बिना कुछ सोचे समझे सामने खड़े स्लीपर क्लास के डिब्बे में घुस गया। मैंने सोचा इतनी भीड़ में रेलवे टीटी भी कुछ नहीं कहेगा। डिब्बे के अंदर भी बुरा हाल था। जैसे तैसे जगह बनाने हेतु एक बर्थ पर एक सज्जन को लेटे देखा तो उनसे याचना करते हुए बैठने के लिए जगह मांग ली। वो सज्जन मुस्कुराए और उठकर बैठ गए और बोले, कोई बात नहीं, आप यहां बैठ सकते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देकर वहीं कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया और अपनी रफ्तार पकड़ ली। कुछ ही मिनटों में जैसे सभी लोग व्यवस्थित हो गए और सभी को बैठने का स्थान भी मिल गया और लोग अपने साथ लाया हुआ खाना खोलकर खाने लगे। पूरे डिब्बे में भोजन की महक भर गई थी। मैंने अपने सहयात्री को देखा और सोचा बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। मैंने कहा, मेरा नाम आलोक है और मैं इसरो में वैज्ञानिक हूं। आज एक जरूरी काम से अचानक मुझे घर जाना था, इसलिए स्लीपर क्लास में चढ़ गया, वरना मैं एसी से कम में यात्रा नहीं करता। वो मुस्कुराए और बोले, वाह, तब तो मेरे साथ आज एक वैज्ञानिक यात्रा कर रहे हैं। मेरा नाम जगमोहन राव है। मैं वारंगल जा रहा हूं। उसी के पास एक गांव में मेरा घर है। मैं अक्सर शनिवार को अपने घर जाता हूं। इतना कहकर उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से एक डिब्बा निकाला। वो बोले, ये मेरे घर का खाना है, आप लेना पसंद करेंगे? मैंने संकोचवश मना कर दिया और अपने बैग से सैंडविच निकालकर खाने लगा। जगमोहन राव, यह नाम कुछ सुना सुना और जाना पहचाना सा लग रहा था, परंतु इस समय याद नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद सभी लोगों ने खाना खा लिया और जैसे तैसे सोने की कोशिश करने लगे। हमारी बर्थ के सामने एक परिवार बैठा था जिसमें एक पिता, माता और 2 बड़े बच्चे थे। उन लोगों ने भी खाना खाकर बिस्तर लगा लिया और सोने की तैयारी करने लगे। मैं बर्थ के एक कोने में उकड़ू होकर बैठ गया और अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक मैंने देखा कि सामने वाली बर्थ पर 55 या 57 साल के जो सज्जन लेटे थे वो अपनी बर्थ पर तड़पने लगे
और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उनका परिवार भी घबराकर उठ गया और उन्हें पानी पिलाने लगा, परंतु वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। मैंने चिल्लाकर पूछा, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी है। रात में स्लीपर क्लास के डिब्बे में डॉक्टर कहां से मिलता। उनके परिवार के लोग उन्हें असहाय अवस्था में देख रोने लगे। तभी मेरे साथ वाले जगमोहन राव नींद से जाग गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मेरी बात सुनते ही उन्होंने लपक के अपने बर्थ के नीचे से अपने सूटकेस को निकाला और उसे खोलने लगे। सूटकेस खुलते ही मैंने देखा उन्होंने स्टेथोस्कोप निकाला और सामने वाले सज्जन के सीने पर रखकर धड़कनें सुनने लगे। 1 मिनट बाद उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और सूटकेस में से एक इंजेक्शन निकाला और उन सज्जन के सीने में लगा दिया और उसके बाद उनका सीना दबा दबा कर मुंह पर अपना रुमाल लगाकर अपने मुंह से सांस देने लगे। कुछ मिनट तक सीपीआर देने के बाद मैंने देखा कि रोगी सहयात्री का तड़पना कम हो गया। जगमोहन राव जी ने अपने सूटकेस में से कुछ और गोलियां निकाली और परिवार के बेटे से बोले, बेटा, ये बात सुनकर घबराना नहीं। आपके पापा को मैसिव हार्ट अटैक आया था। पहले उनकी जान को खतरा था, परंतु मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ये दवाइयां भी उन्हें दे देना। उनका बेटा आश्चर्य से बोला, पर आप कौन हैं? वो बोले, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं इनकी केस हिस्ट्री और दवाइयां भी लिख देता हूं। अगले स्टेशन पर उतरकर आप लोग इन्हें अच्छे हॉस्पिटल ले जाइएगा। उन्होंने अपने बैग से एक लेटर पैड निकाला और जैसे ही मैंने उस लेटर पैड का हेडिंग पढ़ा, मुझे याद आ गया। उस पर छपा था, डॉक्टर जगमोहन राव, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई। अब तक मुझे याद आ गया कि कुछ दिन पूर्व मैं जब अपने पिता को चेकअप के लिए अपोलो हॉस्पिटल लेकर गया था, वहां मैंने डॉक्टर जगमोहन राव के बारे में सुना था। वो अस्पताल के सबसे वरिष्ठ, विशेष प्रतिभाशाली हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों का समय लगता था। मैं आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। एक इतना बड़ा डॉक्टर स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहा था और मैं एक छोटा सा तृतीय श्रेणी का वैज्ञानिक घमंड से एसी में चलने की बात कर रहा था। और ये इतने बड़े आदमी इतने सामान्य ढंग से पेश आ रहे थे। इतने में अगला स्टेशन आ गया और वो हृदय आघात से पीड़ित बुजुर्ग एवं उनका परिवार टीटी द्वारा स्टेशन पर बुलवाई गई मेडिकल मदद से उतर गया। रेल वापस चलने लगी। मैंने उत्सुकतावश उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप तो आराम से एसी में यात्रा कर सकते थे, फिर स्लीपर में क्यों? वो मुस्कुराए और बोले, मैं जब छोटा था और गांव में रहता था, तब मैंने देखा था कि रेल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता, खासकर दूसरे दर्जे में। इसलिए मैं जब भी घर या कहीं जाता हूं तो स्लीपर क्लास में ही यात्रा करता हूं। ना जाने कब किसे मेरी जरूरत पड़ जाए। मैंने डॉक्टरी मेरे जैसे आम लोगों की सेवा के लिए ही की थी। हमारी पढ़ाई का क्या फायदा यदि हम किसी के काम ही ना आ पाए। इसके बाद का सफर उनसे यूं ही बात करते बीतने लगा। सुबह के 4 बज गए थे। वारंगल आने ही वाला था। वो यूं ही मुस्कुराकर लोगों का दर्द बांटकर, गुमनाम तरीके से मानव सेवा कर अपने गांव की ओर निकल लिए और मैं उनके बैठे हुए स्थान से आती हुई खुशबू का आनंद लेते हुए अपनी बाकी यात्रा पूरी करने लगा। आशा है ये अनोखी यात्रा की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। इससे हमें और हमारी टीम को और भी बेहतर करने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।